17वीं सदी का जाटों का विद्रोह गोकुल ने शुरू किया। गोकुल मांडू के बेटे थे। मांडू भारत के एक भरतपुर जिले के गांव सिनसिनी में एक जाट सरदार थे। वर्ष 1615 में मांडू ने मिर्जा राजा जय सिंह के साथ लड़ाई की थी, जिनमें उनके बड़े बेटे सिंधुराज की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मांडू का दूसरे बेटे गोकुल उनके उत्तराधिकारी बन गए थे। इस युद्ध के बाद मांडू अन्य जाट परिवारों के साथ यमुना नदी को पार करके महावन चले गए थे। गोकुला भी मांडू के साथ इसी स्थान पर चले गए थे। 1657 में औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद दिल्ली दरबार अति केंद्रित और धार्मिक रूप से असहनशील हो गया था। औरंगजेब की नीतियां उनके पूर्वजों की नीतियों से अलग थीं। हिंदू जो पिछले मुगल शासनों के दौरान अपनी दैनिक जीवन को अपने हिसाब से जी रहे थे, उन्हें औरंगजेब के कट्टर इस्लामिक शासन ने हिला के रख दिया। इन परिस्थितियों में मुगल सम्राट के इस्लामिक कट्टरपंथ नीतियों के खिलाफ हिंदुओं ने कई जगह पर हिंसक विद्रोह किया और औरंगजेब ने अनजाने में हिंदू राष्ट्रवाद को पुनर्जीवित कर दिया। अपने सामुदायिक कानून और संस्थाओं के सम्मान के लिए जाटों ने भी विद्रोह किया। आर्थिक संकट और धार्मिक असहनशीलता के कारण दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के जाटों में मुगल सम्राट के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, जो 1669 में गोकुल के नेतृत्व में यह गुस्सा एक शक्तिशाली विद्रोह में बदल गया। 1669 की शुरुआत में औरंगजेब ने इस क्षेत्र के हिंदुओं को अंकुश लगाने के लिए मथुरा के फौजदार के रूप में एक कट्टर मुस्लिम अब्दुल नबी को नियुक्त किया। अब्दुल नबी ने मथुरा के पास एक छावनी स्थापित की और वहां से अपनी कार्रवाई शुरू की। गोकुल ने किसानों को मुगलों को कर न देने के लिए संगठित किया। इसके जवाब में मुगल सैनिकों ने किसान पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस बीच औरंगजेब ने अप्रैल 1669 में हिंदुओं को कमजोर करने के लिए मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी किया, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर और प्राचीन काल की विरासत क्षतिग्रस्त हो गई। मई 1669 में फौजदार अब्दुल नबी ने सिहोरा नामक गांव पे कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद मई 1669 में जाटों ने खूनी संघर्ष के बाद अब्दुल नबी को मार दिया। गोकुल और उनके साथी किसानों ने हमला किया और सदाबाद की छावनी को नष्ट कर दिया। नवंबर 1669 में बादशाह औरंगजेब जाटों के खतरे पे अंकुश लगाने के लिए खुद मोर्चे पे पहुंचे। हसन अली खान और ब्रह्मदेव सिसोदिया के नेतृत्व में मुगलों ने गोकुल की सेना पे हमला किया। गोकुल और उनके चाचा उदय सिंह ने लगभग 20,000 जाटों, अहीरों और गुजरों के साथ तिलपत की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में लगभग 4,000 मुगल और 3,000 जाट सैनिक मारे गए। 3 दिन की घोर लड़ाई के बाद एक अच्छे तोपखाने के अभाव में जाट ये लड़ाई हार गए। जनवरी 1670 को आगरा के कोतवाल में गोकुल और उदय सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। गोकुल की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए जाटों ने विद्रोह बंद कर दिया। गोकुल की विफलताओं और कमजोरियों से सीखते हुए राजा राम जाट ने जाटों के एक और विद्रोह का नेतृत्व किया। वे भरतपुर की रियासत में सिनसिनी गांव के जमींदार थे। जनवरी 1670 में गोकुल की मृत्यु के बाद राजा राम ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह को जीवित रखा। जल्द ही राजा राम एक महान नेता साबित हुए। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में जाट एकजुट हो गए। उन्होंने बिखरे और असंगठित जाट सत्ता को एक साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जाट बेल्ट में चारों तरफ कच्चे मिट्टी के किलों का निर्माण करने की योजना बनाई। उन्होंने युवा किसानों को कुशल सैनिक के रूप में प्रशिक्षित भी किया। उन्होंने बंदूकें और अन्य हथियार को एकत्रित किया और उन्हें चलाने के लिए सैन्य प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने जाटों को घोड़सवारी और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने जाट विद्रोहियों को अपने प्रमुख का निर्देश सख्ती से मानने की शिक्षा भी दी। इस प्रकार उन्होंने जाटों के फैले हुए गुटों को एक नियमित सेना के रूप में बदल दिया। राजा राम ने अपने गांवों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे तिलपत के चारों ओर दीवारों के अभाव में वो कैसे हार गए थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ आमने सामने की युद्ध के बजाय छापामार युद्ध करने का फैसला किया, जो न्यूनतम हानि के साथ अत्यधिक लाभ सुनिश्चित करता था। ये सारे परिवर्तन फायदेमंद साबित हुए और धीरे धीरे इसने जाटों के विद्रोह की सफलता में काफी योगदान दिया। इस प्रकार स्वयं को तैयार करने के बाद राजा राम ने आगरा सूबे के ग्रामीण इलाकों में छापे मारने शुरू कर दिए। जाट टुकड़ियां सड़कों पे मंडराती रहती थी और आते जाते यात्रियों को लूट लिया करती थी। आगरा के सूबेदार शफी खान जाटों के हमले की वजह से आगरा के किलों के बाहर निकलने से भी डरते थे। राजा राम ने अन्य विद्रोही
जैसे पनवार और गुंजर के साथ मिलकर व्यवहारिक रूप से धौलपुर दिल्ली और आगरा अजमेर के बीच में सड़कें बंद करवा दी। राजाराम ने सिकंदरा के अकबर के मकबरे में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन उनके इस प्रयास को स्थानीय फौजदार मीर अबू फजल ने नाकाम कर दिया। उसने सिकंदरा के 10 मील दूर ही राजाराम की सेना का सामना किया। फौजदार ने राजाराम को पीछे हटने में मजबूर कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके कई सारे सैनिक भी मारे गए। राजाराम को भी भारी नुकसान हुआ। औरंगजेब ने अपने फौजदार को पुरस्कृत किया और उनका मनसब 200 घोड़े सवार से भी बढ़ा दिया। राजाराम की शरारतें और गड़बड़ियां बढ़ती जा रही थीं और इससे बादशाह औरंगजेब बहुत चिंतित हो गए। मई 1686 में उन्होंने विद्रोही को दंडित करने के लिए खान जहान बहादुर जफर जंग कोकिलताश को नियुक्त किया। उनके कड़े प्रयास के बावजूद खान जहान किसी भी जाट के गढ़ पे कब्जा करने में या विद्रोहियों को दंडित करने में विफल रहे। इस बीच राजाराम की हिम्मत बढ़ गई और वह मुगल सेनापति अगर खान पर टूट पड़े। अगर खान अपनी सेना के साथ काबुल से बीजापुर तक जा रहे थे जब जाटों ने धौलपुर के पास उन पर हमला किया और कई बैलगाड़ियां, घोड़े और महिला को लेकर भाग गए। अगर खान ने उनका पीछा किया, लेकिन एक झड़प में अगर खान अपने दामाद और 80 अन्य सैनिकों के साथ मारे गए। इस कार्रवाई में 200 जाट भी मारे गए। इस काम ने मनोवैज्ञानिक रूप से राजाराम की हिम्मत बहुत बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने अफगान को हराने वाले मुगल सेनापति को मार गिराया था। कुछ दिनों बाद आगरा के गवर्नर शाइस्ता खान को आने की देरी का फायदा उठाते हुए राजाराम ने सिकंदरा पे फिर हमला किया। उन्होंने सिकंदरा में अकबर के मकबरे पे हमला किया और उसे लूट लिया। जाट सेना ने सोने, चांदी और कालीन जैसी बहुमूल्य चीजों को लूट लिया और जो वो साथ नहीं ले जा सकते थे उसे उन्होंने जला के नष्ट कर दिया। गोकुल की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अकबर की हड्डियों को भी बाहर निकाल लिया और उसे आग में फेंक के जला दिया। जब इस बारे में औरंगजेब को पता चला तो वो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुगल फौजदार को दंड भी दिया और अगले कई सालों तक राजाराम ने मुगलों के खिलाफ अपना विद्रोह जारी रखा। इस बीच चौहानों और शेखावत राजपूतों के बीच के झगड़े ने युद्ध का रूप ले लिया। चौहानों ने राजाराम से मदद की अपील की, जबकि शेखावतों ने मेवात के मुगल फौजदार मुर्तजा खान से मदद मांगी। जुलाई 1688 में दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई और जब लड़ाई अपने चरम पे पहुंच गई तो राजाराम ने मुगल की सेनाओं पर एक जबरदस्त हमला किया। इस बीच पेड़ पे छुपे एक मुगल सैनिक ने राजाराम के सीने पे गोली मार दी। राजाराम अपने घोड़े से गिर गए और तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई चूरामन ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। राजाराम के पास एक अद्भुत राजनीतिक समझ थी और संगठन बनाने की असामान्य क्षमता थी। इन गुणों के कारण वह गोकुल द्वारा शुरू कई जाटों के विद्रोह को एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित करने में सफल रहे। राजाराम सही मायनों में जाट राज्य भरतपुर के संस्थापक थे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए। धन्यवाद।